ओके। आज हम लोग टेबल स्टार्ट करने लगे। तो एक टेस्ट फाइल मैंने क्रिएट की हुई है और हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन क्या करना है। प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म, वो तो जब हम फॉर्म पढ़ेंगे कल वो डिज़ाइन करेंगे। वीक 2 है। बिल्ड अप प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल, कंपेयर करना प्राइसिंग को, ये वो चीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती, इसको हम ऑप्शनल पे रखेंगे। लेकिन ई कॉमर्स का टास्क है क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग टेबल। सबसे पहले तो हम आज टेबल क्रिएट करते हैं। लिस्ट करना मतलब आपने प्रोडक्ट्स को वन बाय वन डिस्प्ले करवाना। ठीक है। हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज टेबल। टेबल बनाया कैसे जाता है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो टैग इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं टेबल टैग। अब पेंट में थोड़ी एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ क्या होती है। जब आप टेबल को डिजाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपका टेबल कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे। और इस टेबल के अंदर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि टेबल के अंदर सबसे पहले रोज क्रिएट होती हैं या कॉलम्स क्रिएट होते हैं। मसलन पहले ये चीज बनती है या पहले ऐसे बनेगा, रोज बनेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, रोज क्रिएट होती है। मींस हम इस तरह रोज क्रिएट करेंगे, एक ये, फिर उसके बाद दूसरी ये, फिर देन ऑनवर्ड ये चलती जाएगी तीसरी। दैट इज कॉल्ड रो। तो हम टेबल में रो क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जो टैग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टी आर। ठीक है। अब टी आर में हमारी एक रो क्रिएट हो चुकी है, इस तरह की पहली ब्लैक वाली, ये वाली। लेकिन इसमें हमने कॉलम्स क्रिएट नहीं की। अब देखें, कॉलम्स बनाने के लिए वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब आप हम रो के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्रिएट करूँ, ये दो रोज है तो दो तक करते हैं ये, देन इस तरह से, देन ये ऑनवर्ड इस तरह चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम के लिए कोई भी टैग मौजूद नहीं है। हम टेबल रो के अंदर ये जो एक बॉक्स होता है इसे टेबल सेल कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा हुआ, आपने देखा हुआ नहीं देखा हुआ। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अगर मैं इसे ओपन करूं तो आप यहां पर भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, आपके पास ये रोज है और इसके अंदर ये कॉलम्स हैं। लेकिन रो के अंदर देखा जाए तो एक एक बॉक्स बना हुआ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल। तो हम अगर इसको टेबल की फॉर्म में स्टडी करें तो इसे टेबल सेल कहा जाता है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारे टेबल में क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो हम व्यू करेंगे तो बहुत जो लॉन्ग या शॉर्ट वाली चीज होती है ना, वो हम जब इसको क्लिक करके व्यू करते हैं ना तो वो वहां पे आ जाती है। आप यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपको सामने देख के पता चल जाए कि ओके, क्विकली आपको जो क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए हो। डिस्क्रिप्शन हमें क्विक नहीं चाहिए होती, हमें पता होता नाम क्या है, उसका कोड क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ये चार चीजें हमें चाहिए होती, या हम कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी रख लेगा इसमें लिखा क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly। नहीं, हम बना रहे हैं एक टेबल, वो बाद में ऐड टू कार्ट हम करते हैं। ठीक है। एज्यूम कर लें कि ये हमारा जो टेबल है ये कहाँ पे है,
ये बैकएंड पे मौजूद है, एडमिन साइड पे, जहां पर से हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाते हैं, ऐड भी करते हैं। ठीक है, चले हम यहीं पर ऐड को काट करते हैं। ओके, ये बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको कर रहा हूं। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसके दरमियान में मुझे क्या करना है, सेल बनाना है। ये टी आर तो मैंने बना ली, मुझे सेल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टी डी, इसे टेबल डेटा कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक सेल बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, डुप्लीकेट करूं, इसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट का कोड, हेडिंग बना रहे हैं हम। ठीक है, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, चार चीजें रख। ओके, और अगर कोई साइज कलर वगैरह है या कुछ डिटेल्स भी बना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोडक्ट कोड या आइटम कोड लिख देते हैं, या प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट कोड, देन प्रोडक्ट नेम, देन QTY, क्वांटिटी, प्राइस, एंड लास्ट पे क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। अगर मैं इसको व्यू करूं तो ये मुझे कैसा नजर आएगा, वो देखते हैं। टेस्ट पे मैंने क्रिएट किया है, ये आपको नजर आ, ठीक है। अगर मुझे ये सेल्स तो नजर नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए, हमें तो सेल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल में आएंगे और एक एट्रीब्यूट लिख देंगे, विच इज बॉर्डर इज इक्वल टू 1। 0 का मतलब है नो बॉर्डर, और 1 का मतलब है बॉर्डर। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो ऐसी फॉर्म में नजर आ रहा है। समझ आ गया, यानी वो जो बॉर्डर्स थे वो नजर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो सबसे पहली रो होती है ये बोल्ड भी होती है। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को एक टास्क दिया था, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं दोनों। सर सिमेंटिक के बारे में बताइए, उसका मीनिंगफुल होता है, वो मीनिंग से उसका उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। बिल्कुल, पर जो नॉन सिमेंटिक होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता, और उनके लिए कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सही है। सिमेंटिक टैग्स को देखकर आपको ये पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, इसमें क्या लिखा जाएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा। नॉन सिमेंटिक को देखकर आपको आइडिया नहीं हो सकता। नॉन सिमेंटिक में क्या आता है, डिव हमारी क्या है, नॉन सिमेंटिक है। मतलब डिव आप हेडर के लिए भी यूज कर रहे हैं, आप नेविगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, आप हीरो सेक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली कोई चीज पता नहीं चल रही। ठीक है, तो ये सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक है। अब हम अभी तक सिमेंटिक नहीं कर रहे क्योंकि हमें नॉन सिमेंटिक भी समझ। ठीक है, अब टी आर मैंने कर दी। हमें क्या करना चाहिए, ये जो हेडिंग के लिए चाहिए, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं इस प्रोडक्ट कोड के इर्द गिर्द कोई और टैग लिखूं जिससे ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, वो क्या हो सकता है, पुराने ओल्ड टैग्स में बी लिखा जाता था, विच इज बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, ये थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, टिल्ट करते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो मैं आपको वो, अब वो जो आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स है ना वो बताने लगा हूँ। आई इटैलिक कर लें, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। इसको देखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, फोकस हमारा इस पे आ रहा है। अगर आपको किसी चीज को अंडरलाइन करना है तो आप ओल्ड में क्या करते थे, यू यूज कर लेते थे। ये क्या हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक, लेकिन अब ना
टैग्स कुछ चेंज हो गए, HTML5 में कुछ टैग्स को चेंज कर दिया गया, ये भी यूज होते हैं। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, Z वापस रिवर्ट कर रहा हूँ। तो अब हम इन टैग्स को क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, हम इसको रिप्लेस कर देंगे विथ स्ट्रॉन्ग टैग। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड है। मुझे इसको इटैलिक करना है, दैट इज कॉल्ड EM। EM मीन एम्फेसिस, एम्फेसाइज करना, फोकस करवाना, उसके ऊपर जोर देना किसी चीज को, ये हो गया। ठीक है, अंडरलाइन को आगे चल के CSS में भी पढ़ेंगे, ये वहां पे भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक के इर्द गिर्द ये लगाने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग का टैग। इतनी मुश्किल में क्यों करूं, इतने ज्यादा टैग्स क्यों यूज करूं, उससे बेटर ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। हम इसे पहली रो को, ये जो पहली रो होती है उसके जो TD होते हैं, हम उसके TD को एज से रिप्लेस कर देते हैं, विच इज टेबल। एज का मतलब हेडिंग, टेबल हेडिंग, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। रिफ्रेश किया, सारे बोल्ड हो, समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक और रो बनानी है इसके नीचे, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ और उसमें अगेन उतनी ही TD आएंगे जितनी ऊपर हेडिंग्स है। कितने हैं, ठीक है। अब इसको क्रिएट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। TD मल्टीप्लाई बाय 5, टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, बंद। समझ आ गई, क्लियर हो गया। दोबारा देख लेते, TD मल्टीप्लाई बाय 5, और ये सामने नीचे नजर आ रहा है, एंटर प्रेस कर दे इस पे, 5 बन गया। ओके, क्लियर है। अज्यूम करते हैं हमारी जो आइटम कोड है वो है 100। ठीक है, दिस इज अ वॉच, रिस्ट वॉच, मैन रिस्ट वॉच कर, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 क्वांटिटी। इसकी प्राइस है विच इज 4099, ये प्राइस है। एंड हम इसको PKR लिख देते हैं। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन हम मैन वॉच की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैन रिस्ट वॉच शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये एक फंक्शनल नेसेसरी एंड डिस्प्ले टाइम, ओके ये काफ़ी है हमारे लिए। इसको मेंशन किया और इसका स्पेलिंग को चेंज कर। अब जरा व्यू चेक करते हैं, व्यू कैसा आ रहा है हमें। समझ आ गई। अब यहाँ पर कुछ कॉलम्स बहुत कम विड्थ में, कुछ बहुत ज्यादा है। आप इसकी विड्थ HTML में एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे वो बता देता हूँ। जो सबसे पहला कॉलम, किसी भी कॉलम में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, हम हेडिंग में आ जाते हैं। प्रोडक्ट कोड का कॉलम ठीक नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट कोड ऊपर नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करें आप, विड्थ इज इक्वल टू, अब आप इसको परसेंटेज में दे दो, मैं इसे 10% कह लेता हूँ, यानी पूरे टेबल में से 10% विड्थ किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। चेक करते हैं कि क्या इसको विड्थ मिली, थोड़ा सा फर्क पड़ा, इंक्रीज करके देखते हैं, इसको 15% विड्थ देते हैं। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कितनी दे रही है, विड्थ इज इक्वल टू 20%, 20% इसको दे देते हैं।
देखते हैं इसको फर्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। और थोड़ा नेम बड़ा भी हो सकता है, लेट्स से 40% यूज हो गया। क्वांटिटी को लिटिल बिट ज्यादा कर देते हैं क्योंकि डबल डिजिट में भी होते हैं, चले 5% करके देखते हैं। 5% थोड़ा सा मूव किया। प्राइस इज, अच्छा इसमें कितने परसेंट होना चाहिए? 15%, सेम उसी तरह का। ठीक हो गया। रिमेनिंग कितना बच गया? 40, 20, 60, 40% किसको मिल गया हुआ? डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आप ये चीजें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमने CSS में जाकर करना है, तो हम वहीं पर इसे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसको मैं रिवर्ट कर रहा हूँ ताकि हम बाद में CSS में करेंगे, सिर्फ आपको बताने का पर्पस कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। ओके हो गया। मैं, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आनी है जो हमने मिस कर दी है, दैट इज प्रोडक्ट कोड के बाद या इससे भी पहले TH में प्रोडक्ट इमेज पिक्चर आती है। यहाँ पर हम इसको क्या छोड़ देते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये मेरे पास एक और रिकॉर्ड आ जाए। पहला मैंने छोड़ दिया खाली, समझ आ गई? मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कोई चेंजिंग नहीं की। आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब कुछ बातें आपके टेबल से रिलेटेड। HTML टेबल, ये कौन सा टेबल की है? HTML टेबल की बात। ये हमने कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये भी सारी चीजें हो गई। टेबल रो भी बना ली, टेबल हेडर भी हमने TH कर लिया, ये सारा हो गया। बॉर्डर हमने लगा लिया, टेबल का साइज मेंशन कर दें। टेबल के टैग में ये स्टाइल लगाया हुआ है, ये CSS है, हम वहीं पर करेंगे जब CSS करेंगे। ये मेन चीज है, ये मैंने ओपन किया है, इसको भी करेंगे। हाँ, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। देखिए हर चीज याद नहीं भी रहती। आप 15 दिन के बाद आएंगे, काम करेंगे, कभी एक टेबल बनाना पड़ेगा, माइट पॉसिबल आपको चीज भूल जाए। ऑनलाइन मौजूद है, वहां से पढ़ लो। अच्छा यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? मैं टी हेड एक चीज ढूंढ रहा हूँ। ओके, मैं ये चीज ढूंढ रहा हूँ आपको एक और चीज दिखाने के लिए, ये चीज। हमारा जो टेबल होता है उसके अंदर हम हेडर को एक अलग सेक्शन में रखते हैं विच इज कॉल्ड टी हेड। ठीक है। मैं इसके इर्द गिर्द, मैं इसे कोलैप्स करता हूँ, मतलब एक ही लाइन में आ गया ना, इकट्ठा हो गया। मैं इसके इर्द गिर्द क्या कर दूंगा? टी हेड बना दूंगा। ठीक हो गया। इसे ओपन कर लेता हूँ, तो ये हेडिंग वाली रो को किस में रख दिया? टी हेड में। और ये जो मेरा तमाम रिकॉर्ड्स हैं इनको मैं किस पे मूव कर दूंगा? इसको मैं मूव कर दूंगा टी बॉडी में। समझ आ गई बात की? ठीक है। एक और चीज भी होती है विच इज टी फुट। एक इसके जरा ओवरव्यू देख के आते हैं। टी फुट में क्या आ रहा है? सम फुट में रख दिया। अच्छा एक क्वेश्चन देर में आता है, जब सीधा सीधा टेबल मौजूद जो हुआ,
तो टी हेड टी बॉडी को क्यों यूज करें? टी बॉडी क्या करता है, टैग इज यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन एन एचटीएमएल टेबल, उन्हें ग्रुप कर लेता है जिस तरह div ग्रुप करता था, ये कर लेता है। समझ आ गई? ठीक है, ये तीनों लेआउट को इफेक्ट नहीं करते। हेडर वाली हेड में आ जाती है, फुटर वाली चीजें फुट में आ जाती हैं, की बॉडी उसको ग्रुप कर लेती है। तो ये टेबल की ओवरऑल डिटेल्स हमारे सामने इस तरीके से आती है, बाकी उन्होंने CSS की। ये समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पेज बनाने लगा, न्यू पेज। इसे क्या रखता हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट HTML। उसी तरह से मैं इसका डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट से बॉयलर प्लेट कहते हैं, बनी बनाई हम भूल जाए। इसका मैं नाम टाइटल दे देता हूँ प्रोडक्ट्स। और ये जो मैंने यहाँ बनाया पूरे का पूरा टेबल, इसको मैं क्लैप्स करता हूँ, कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कहाँ पर मौजूद है, अगली चीज मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नेविगेशन बनाई थी, शॉप या प्रोडक्ट एक ही बात होती है, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट्स डॉट HTML। अपने कल हमने नेविगेशन बनाई थी, बड़ी सिंपल सी। हम यहाँ जाते हैं, इंडेक्स को ओपन करते हैं, मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट लिस्ट हो रही। ठीक है, अब इसके ऊपर नेविगेशन तो हमें इस पे भी चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये नेविगेशन यहाँ से कॉपी करते हैं और कहाँ रख दे जाते हैं, ये जो टेबल है इससे ऊपर यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और जब वापस जाके रिफ्रेश करेंगे तो नेविगेशन यहाँ पे भी आ रही है, ताकि हम होम पेज पे वापस जा सकें। तो यहाँ पर होम पेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से पेज को ऐड करूँ, जहां से आए, कहाँ से आए हैं, उसका URL क्या था, पेज का नाम क्या था, index.html। तो यहाँ पर हमने index.html वापस आने के लिए। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं किस पेज पर हूँ, प्रोडक्ट, तो होम पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पे पहुंच जाऊंगा, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो मैं उधर चला जाऊंगा, दोबारा वापस क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। समझ आ गई? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस पे एक एक्स्ट्रा चीज हम मेंशन करते हैं, यहाँ पर यूएल से ऊपर H3 के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, ताकि हमारी एक बहुत अच्छी सी नेविगेशन के ऊपर लिखती है, गलत जगह लिखती है यहाँ टेबल से ऊपर। अब ये देखिए, टेबल से ऊपर तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये दोनों चीजें किसी एंगल से ये नहीं लग रही कि ये दोनों किसी एक चीज के एक सेक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, div यूज करनी पड़ेगी। इनको किस में रखना पड़ेगा, div के अंदर। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया, समझ आ गई? ग्रुप किया बस, जो एक से ज्यादा चीजें होंगी किसी एक चीज से रिलेटेड, उसको डिप में रख देंगे। ये एक ग्रुप की चीज है, ताकि जब हम CSS करेंगे वहां पे बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं। वो पर कोई इधर जा चली जाती है, कोई कहीं और मूव कर जाती है, कोई लेफ्ट पे चली जाती है, एक चीज को हम चेंज करते हैं विड्थ हाइट, दूसरी चीज एडजस्ट नहीं होती। तो जब एक ग्रुप कर देते हैं तो एक ही बॉक्स के अंदर है, उस बॉक्स की विड्थ हाइट बढ़ाएंगे कम करेंगे, वो साथ ही रहेंगे। समझ आ गई? एग्जैक्टली exactly. फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाज में समझाता हूँ, हॉस्पिटल गए हैं कभी, या किसी ऐसी जगह पे जहां पर आपने देखा होगा पेशेंट बैठे होते हैं बाहर वेटिंग एरिया में, एक बेंच लगा होता है वहां पर, ठीक है, स्टील का बेंच होता है।
उस पे जो सीट्स होती हैं वो अलग अलग नहीं होती, वो पूरे का पूरा बेंच इकट्ठा होता है। अगर उस बेंच को उठा के उस जगह से कहीं और लेके जाना पड़े तो क्या होता है, वो सारे का सारा मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारी डिप भी है। अब यहाँ पर आपको चेयर्स नजर आ रही है, ये चेयर्स सारी एक लाइन में है। क्या आप इस चेयर को बिल्कुल इसकी लाइन से अलग करके कहीं और मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ये सारी इकट्ठी रहे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती हैं, पर ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये चार लोग यहाँ बैठेंगे, ये चार लोग यहाँ बैठेंगे। समझ आई? एग्जैक्टली exactly. वो अल्टरनेटिव है, यानी हमने डिवीजन कर दी, ग्रुपिंग कर दी कि ये एक ग्रुप की चीजें हैं, ये दूसरे ग्रुप की चीजें हैं। दैट्स वाई जब मैंने ऊपर हेडिंग लिखी तो क्या हुआ, वो दोनों चीजें अलग अलग नजर आ रही थी, वो किसी एक पार्ट का नहीं, चीज नहीं थी। तो हमने क्या कर दिया, हमने उसको ग्रुपिंग में डाल दिया, ग्रुप कर दिया। क्लियर हो गई बात? नेविगेशन एक अलग ग्रुप में आ रही है, और हमारी दूसरी चीज क्या हो रही है, एक अलग ग्रुप में हमें नजर आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो वो नीचे आ जाएगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी हमने इसको सेंटर नहीं किया, जब हम CSS करेंगे तब हम इसे सेंटर में करेंगे। क्लियर है? ओके, ये समझ आ गई। इसको करना है, अभी बैठ के अप्लाई करना है, फिर मैं फॉर्म स्टार्ट करूँ। हैंड्स ऑन करना है, करें CSS वगैरह में सारे विजुअल्स वहां पे। फर्दर एनिमेशन ऐड करनी हो तो jQuery वगैरह जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं। इसको एक दफा आप लोग, ओके। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो अभी पेज क्रिएट हो जाएगा, आपको मैंने बताया था। contact.html, कॉन्टैक्ट का मैंने, और ये मैंने एक अलग पेज बना दिया। इसको मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे नेविगेशन चाहिए। ठीक है, ताकि मैं कहीं पर भी मूव कर सकूं। ये नेविगेशन, नेविगेशन। अच्छा, इसको अलाइन कैसे करें? अब ये आगे चले गई है, नीचे वाली डिव आगे चली गई है। आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ऐसे भी, जो क्लोजिंग है, ओपनिंग तो ये होती है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट होती है उसको कंट्रोल प्रेस करके उसको प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट मूव करता जाए। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, कंट्रोल प्रेस करके रखना, और फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगी, अलाइनमेंट आगे हम। अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो ये एक स्टेप लेफ्ट की तरफ आए। समझ आ गई? अभी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करवाई, जब वो करवाऊंगा तो ये ऑटो हो जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए। हम फॉर्म को भी डिव में रख लें, खुद रख लें। जब हम फॉर्म क्रिएट करने लगते हैं तो हमारे पास जो टैग आता है वो आता है फॉर्म का टैग, और इसके बाद इसके दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो मेथड होता है। ठीक है, अब ये मेथड क्या चीज होती है, फॉर्म इन HTML। अब ये मेथड क्या चीज है, मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। इट मीन्स चले, मुझे, जब आप कॉन्टेक्ट का फॉर्म क्लिक करते हैं फिल करके तो क्या होता है, थैंक यू।
ईमेल हैज बीन रिसीव्ड, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, थैंक यू आदर। इसका मतलब है वो डाटा कहाँ गया? इट मीन्स वेबसाइट से बाहर कहीं और डाटा जा रहा है ईमेल में, ऐसा ही है। तो जब आप अपनी वेबसाइट का डाटा एक पेज से बाहर कहीं और सेंड करते हैं, इस पेज से बाहर किसी दूसरे पेज पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे या ऑनलाइन सेंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट करना। ओके, तो हमारा जो मेथड होता है उसमें दो चीजें आती हैं, या तो आप पोस्ट कर दें या आप गेट कर लें। गेट कब होता है? जब हमारे फॉर्म का डाटा ही हमें वापस चाहिए, कोई एक चीज चाहिए, कंप्लीट डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम गेट को यूज करते हैं। समझ आ गई? ये अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा क्योंकि हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो डाटा आप सबमिट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ये किस पेज पर जाए, कहाँ जाना चाहिए, उस पेज का नाम, उस वेबसाइट का नाम, दो चीजें। अगर प्रोजेक्ट के इंटरनल है तो किसी दूसरे पेज पे भेजना है, और अगर एक्सटर्नली भेजना है तो आप क्या करते हैं? आप उस वेबसाइट का नाम लिख देते हैं जिसको वो डाटा पहुंचना चाहिए। समझ आ गई? तो यहां पर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो दैट इज अ कंटेनर टैग। समझ आ गई? ये दो एट्रीब्यूट्स है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, बॉक्सेस बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? क्या चाहिए होता है आपको? उसका नेम, फुल नेम, फुल नेम कर देते हैं। उसके बाद ईमेल और फोन और मैसेज, ये कांटेक्ट के फॉर्म पे ये चार चीजें। अब एज्यूम करें आप, मैं इसको लिख रहा हूँ और इसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं बॉक्स बना, इसके आगे बॉक्स बनाना चाहता हूँ। HTML में एंटर की कोई वैल्यू नहीं है टेक्स्ट के अंदर जो आप एंटर प्रेस कर रहे हैं, देखा था हमने स्टार्ट में। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। बॉक्स में आप क्या करते हैं? वैल्यूज लिखते हैं। जब आप कीबोर्ड से कोई भी चीज कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, आप कंप्यूटर में कोई भी चीज एंटर करते हैं, चाहे वो माउस से है चाहे वो कीबोर्ड से है, इसे क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट करना, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड, एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड इनपुट, दैट मींस थ्रू कीबोर्ड, लिखने से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इनपुट करना चाहते हैं, बॉक्सेस में वैल्यू लिखना चाहते हैं, दैट मीन्स कुछ इनपुट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बॉक्सेस बनाना चाहते हैं। जब भी आप बॉक्स बनाना चाहेंगे तो आपको इनपुट का टैग यूज करना पड़ेगा। ओके, ये कंटेनर टैग नहीं है, ये एम्प्टी टैग जिसे कहते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होता है, इसके लास्ट पे ये भी आ जाता हो, ठीक है। मैं अभी के लिए ये रिमूव कर रहा हूं। अब चेक करते हैं बॉक्स बना है या नहीं बना। लेट्स सी। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले तो इंडेक्स पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट को लिंक कर लेते हैं। अब देखिए कितने पेजेस पे लिंक करना पड़ रहा है। पहले मैंने इंडेक्स पे किया, फिर मैंने प्रोडक्ट पे किया, फिर मैंने कॉन्टैक्ट पर भी किया, और यहाँ पर मैंने वापस index.html लिख दिया। अगर मैं कॉन्टैक्ट के होम पेज पर ही दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ तो होना चाहिए, कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? होम पेज का नाम, यहाँ पर ओके, ये लिख दिया हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और ये कौन सा पेज है? ये टेस्ट है, ये प्रोडक्ट का पेज है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं कॉन्टेक्ट पे भी जा सकता हूँ, मैं शॉप पे भी जा सकता हूँ, अब मैं होम पे भी जा सकता हूँ, इजीली नेविगेट कर सकते हैं। अब जब मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो आप नोटिस करें बॉक्स बना हुआ, बॉक्स बन गया। बट आपका जो HTML है उसमें आपके बॉक्सेस जो बनते हैं, आपकी इनपुट होती है, उनकी टाइप्स होती हैं। आप किस किस टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हैं? आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, स्टडी की है, उसमें क्या क्या पढ़ा है? ABC पढ़ी, उर्दू को साइड पे कर दो। ABC पढ़ी, मैथ पढ़ा 1 2 3, और इन दोनों को मिला लें, साथ में कॉमा, @ साइन, स्पेशल कैरेक्टर्स बोल दो। इसका मतलब ये है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, हमारे पास नंबर्स भी हैं, हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक भी है। दोनों को इकट्ठा किया तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा नंबर का NUM, अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो वो कंबाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा डाटा भी है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन, सिंगल कोट्स, @ साइन, प्लस कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। अब आपका नेम भी देखा जाए तो HTML में हमें बताना पड़ता है, हर एक बॉक्स की टाइप बतानी पड़ती है। क्या क्या टाइप्स आ रही है? कितने ज्यादा? बहुत सारी। ठीक है, हमारी टाइप क्या है? नाम में क्या लिखा जाता है? नंबर्स आते हैं, तो हम टेक्स्ट लेते हैं। सारा कुछ है, सब बनाएंगे। आगे जब प्रोडक्ट का फॉर्म बनाएंगे तब बनाएंगे। उसके बाद ईमेल पे आते हैं। और अच्छा, इसका नाम भी लिखना है आपने। नेम, क्या? फुल नेम, F नेम। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब मैं दोबारा बार बार ये कुछ नहीं लिखूंगा। मैं इनपुट इनपुट लिखूंगा और टैब की प्रेस या एंटर प्रेस कर दूंगा, वो खुद ही टाइप का। इसका क्या है? ईमेल। और इसका नेम क्या है? ईमेल। टाइप और नेम का सेम होना कोई मीनिंग नहीं रखता, कोई लिंक नहीं है इनका आपस में। नेम क्यों जरूरी है वो हम बाद में देखेंगे। इनपुट, इसे मुझे नंबर रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? नंबर। क्या फोन नंबर में प्लस का सिंबल नहीं आता? क्या कई दफा लोग डैशेस लगा के नहीं करते कंट्री कोड के बाद? तो इट मींस इसे भी टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम फोन। अब यहाँ पर क्या आना है? क्या मैं मैसेज जब लिखता हूँ तो मुझे कोई एक इतना सा बॉक्स मिलता है बड़ा, तो वो जो बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। अब ये नेम और आईडी क्या है इसको अभी के लिए छोड़ दें, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब टेक्स्ट एरिया बन गया है, चेक करते हैं। मुझे अगर इसको बड़ा करना हो, यानी बाय डिफॉल्ट ये बड़ा शो हो। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सारे क्या हो गए हैं, एक ही लाइन में आ गए। अब मैं इनपुट के बाद क्या लिखता हूँ? BR। यहाँ भी क्या लिखता हूँ? BR। यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ BR। नेक्स्ट लाइन पे आगे बहुत वियर्ड से लग रहे हैं, पर अभी हमें ये चाहिए था। इसके बाद टेक्स्ट एरिया में आपके पास ना कॉलम्स और रोज होती है। रोज मतलब लाइंस, कॉलम्स मतलब कॉलम्स। कितने करेक्टर्स एक लाइन में आएंगे? एक करेक्टर मींस एक कॉलम। समझ आ गई? अगर मैं करता हूं 50 कॉलम्स तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। हो गया? ठीक है, चेक करते हैं कि जो बात हम कर रहे थे वो हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ पे कितने करेक्टर्स आ रहे हैं? 50 आ गए। समझ आ गई बात की? एक एक्स्ट्रा आ सकता है, उससे बात बाहर जाना शुरू हो जाता है, लेकिन एक करेक्टर मीन्स एक लाइन, सब एक कॉलम। एस्टिमेटेड बता रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के। रोज नंबर ऑफ लाइंस 10 कर देते हैं। लेट्स सी कुछ बढ़ता है, बढ़ गया। इतना बड़ा बॉक्स होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, 7 कर ले। 50 करेक्टर्स नहीं होते, ऑलमोस्ट 30 के करीब तो होते नहीं, 40। ओके, अब ये देखें ये क्या है, मैंने तो कुछ लिखा नहीं, तो ये क्या है? डबल क्लिक किया, उसके अंदर 2 दफा प्रेस किया, तो ये इस वजह से है कि ये जो मैंने एंटर प्रेस किया हुआ था, इसका टैग अगली लाइन पर लेकर गया था, उसकी वजह से इसमें स्पेस आ गई थी। और आपकी पीएचपी में जब आप काम करते हो तो ये एरर्स आते हैं। आप देखें, डबल क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में। आइडिया क्लियर हुआ? हमारा एक बेसिक सा फॉर्म बन गया। ओके, कल हम बाकी फॉर्म्स की फील्ड्स देखेंगे जो यहाँ तो यूज नहीं होंगी, आगे जाके हमारे काम आएंगी, और हमारा ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। हमने 2 दिन के अंदर अपने ये टास्क कंप्लीट किए। कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग का टेबल बना लिया। लिस्टिंग मतलब लिस्ट करने को हमारा एक कंपैरिजन टेबल रहता है। कंपैरिजन टेबल हम अभी ऑप्शनल पे रख रहे हैं, बना सकते हैं, वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। समझ आई बात की? इनकी अलाइनमेंट जी, फॉर्म अलाइनमेंट सीएसएस में करेंगे। ओके, हाँ, हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, जरा हम अंडरस्टैंड करें। टेबल नहीं चाहिए, मतलब ऑनलाइन आपको दिखा रहा इसलिए रहा हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे। बेसिक्स एलिमेंट्स पढ़ लिए, एट्रीब्यूट्स का पता चल गया, अभी बताया, साथ साथ पढ़े। हेडिंग्स पढ़ ली, पैराग्राफ का नहीं पढ़ा। HTML स्टाइल, स्टाइलिंग अभी हमने नहीं की, ये स्टाइल का टैग है, ये CSS है, इसको छोड़। फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अब ये ऊपर नीचे भी है टेक्स्ट, इसमें और भी है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने एफर्ट करनी है यहाँ से जाके इसको पढ़ना, क्योंकि मैं हर चीज़ अगर करवाने पे आया तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और जो टास्क हम लोग कर रहे हैं वो रह जाएंगे। आपने इनको अप्लाई करके देखना, ये सारों का यूज़ बहुत कम होता है, जब आपको चाहिए हो आप तब यूज़ कर लेते। कमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, उसके अलावा इमेजेस अभी हमारी रहती हैं। इमेज का टैग देखा था, किया था हम लोगों ने। ओके, लिंक कर लिया हुआ ये टैग। CSS में जाके इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, तो देखेंगे। फेविकॉन क्या चीज़ होती है? पेज टाइटल हमने कर लिया, टॉप पे जो आता है, पेज टाइटल दिखा देता हूँ, ये वाला। टेबल कर लिया, लिस्ट कर चुके हैं, डिव कर चुके हैं। अब हम पेज फॉर्म के अंदर बटन्स बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, और ये ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 दिन। कितने दिन लगे हैं HTML करने में? 1-2 लेक्चर लेक्चर और करना। HTML इतनी होती है। इसके बाद हम मूव करेंगे सिमेंटिक टैग्स पे, हमने वो कर लिया, क्योंकि अब वो चलते हैं, और वो क्यों चलते हैं हम डिस्कस करेंगे। फेविकॉन क्या चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ें 1-2 लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन अपने मेन टास्क को कल फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है,
लेआउट मैं ऑलरेडी बनवा रहा हूँ, सॉरी कहाँ गया, लेआउट हम अपना बना रहे हैं, इसने भी लेआउट के बारे में बताया हुआ। ये देखें, ये सारे सिमेंटिक टैग यूज, हम भी सिमेंटिक्स को यूज करें, यही देखे थे ना आपने, हम भी सिमेंटिक को यूज करें, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सिंबल्स कैसे लगाते हैं, इमोजीज कैसे लगाते हैं, ये फॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद मीडिया, ऑडियो, वीडियो, ये बात की बात है, अभी की नहीं है। तो HTML आती है, और एक से दो दो लेक्चर्स और होंगे तो तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।